हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। देखिए बेटा, आप सब बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो तैयारी होती है ना बेटा, तैयारी लंबी समय के लिए होती है और उसमें सबसे जरूरी चीज है वो है धैर्य, पेशेंस। आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है, आपको निरंतर आगे बढ़ना है। हो सकता है कभी अपने हाफ ईयरली एग्जाम दिया होगा, हो सकता है कहीं स्कूलों में प्री बोर्ड लग रहा होगा, वहां नंबर कम आए होंगे, लेकिन आपको उससे घबरा कर, उससे अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है, उससे सीख कर आगे बढ़ना है। तो कोशिश करें, बिल्कुल आपको हल मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कक्षा 12 के जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए पहले ही मैंने वीडियो बना रखे हैं, लेकिन मैं दोबारा एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं आज सबसे पहले, जो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो हाफ ईयरली पेपर है वो सबका एक हो गया है, समान राज्य परीक्षा हो गई जिला परीक्षा की जगह, तो उसको हल करेंगे। फिर बाद में आपके लिए ब्लूप्रिंट लेकर आऊंगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम हर चैप्टर को करेंगे, उस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं उनकी बात करेंगे, मैपिंग वर्क करेंगे, यानी सभी चीजें हम नई शुरुआत के साथ करेंगे, नई ऊर्जा के साथ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और बस विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और बस आगे चलते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, ये पेपर है आपके पास कक्षा 12 का, कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। इस बार मैं कोशिश ये कर रहा था कि आपके लिए विभिन्न जिलों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर लेकर आऊं, जैसे पहले लेकर आया था, लेकिन इस बार पूरे राजस्थान का एक पेपर है, इसलिए अभी इस पेपर को करा रहा हूं। बाद में मैं मॉडल पेपर लेकर आऊंगा, आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, है ना। अब हमारी शुरुआत बिल्कुल युद्ध स्तर पे होगी कक्षा 12 की, उसको लेकर चलेंगे हम, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, मैं लास्ट टाइम आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं करा पाया था, इस बार मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर जो माध्य है, माध्यिका है, माफ कीजिएगा, बहुलक है, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें करेंगे हम, जिससे आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको लाभ हो। देखिए, पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर है आपके पास में, यहां पर जो खास रखने वाली बात है वो बता दूं मैं आपको, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं, गलतियां करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर आपका रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका जो रोल नंबर है, जो भी क्रमांक है, वो रोल नंबर यहां पर लिखना है आपको। यहां पर आप रोल नंबर फिगर्स में लिख सकते हैं, यहां पर शब्दों के अंदर, और यहां पर आप नंबरिंग के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा इसको, कि पेपर आपका जो होगा वो आपके वैकल्पिक प्रश्न होंगे, बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, वो भी पेपर में होंगे, आपके खालिस्तानी पेपर में होंगे। और हम क्या करते हैं, हमारा हाथ रुकता नहीं है, और हम क्या करते हैं कि यहीं पर आंसर लगा देते हैं कि रुको और जाओ, निश्चयवाद का सिद्धांत कौन है, ये है, टिक लगा देते हैं। और ये काम आपकी परीक्षा के अंदर गलत अर्थों के अंदर आता है। अगर कोई फ्लाइंग आती है या विक्षेप होता है, वो आपको रोक सकता है, टोक सकता है, गलत के तरीकों में आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पेपर में सही, यानी आपने किया है या आपने नहीं किया है, इनके अलावा आप कोई भी निशान न लगाएं, है ना, जिससे कि आपका शुरुआत में अगर कोई आपको कुछ कहता है तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। तो लीजिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से थोड़ा जूम कर लेते हैं और आप देखिए, वही तरीका होगा हमारा। तरीका कौन सा होगा, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन के साथ में आंसर तो लेंगे ही, लेकिन अन्य उत्तर को कैसे पढ़ेंगे हम ये देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रुको और जाओ, निश्चयवाद ये सिद्धांत किसने दिया। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में तो आप सीधा आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन आप तरीका देख रहे हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर एक तो नियतिवाद था, एक नियतिवाद विचारधारा थी जो आपको पता है, एक इसके साथ में सर संभववाद विचारधारा थी, और एक यहां पर नवनियतिवाद थी, नवनियतिवाद थी। इस नवनियतिवाद को हम विभिन्न नाम से जानते थे, नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, और इसी को ही रुको और जाओ सिद्धांत कहते थे, ठीक है। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो यानी क्वेश्चन आप जब पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास में कई आपके पास में पेपर आएंगे, मॉडल पेपर आएंगे, तो ये नहीं सीधा आपने आंसर कर दिया, आपको यहां पर देखना होगा कि इस क्वेश्चन से कितने आंसर निकाल सकते हैं। आपको नियतिवाद के बारे में जानना चाहिए कि नियतिवाद प्रकृति यहाँ पर प्रबल है, प्रकृति के अधीन मनुष्य है। संभववाद के अंदर असंख्य संभावनाएं बिखरी हुई है, ब्लास मोदे ने दी है। और नियतिवाद जो है, नवनीतिवाद है, रुको और जाओ सिद्धांत है, वो दिया है हमारे ग्रिफिथ टेलर साहब ने दिया है। किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर साहब ने दिया है। ब्लास की बात करें तो ब्लास महोदय ने संभववाद विचारधारा दी है, ठीक है। हंटिंगटन यहां पर नाम नहीं था, रेडजेल, अब रेडजेल भी आ गया, तो यहां भी आप इसके बारे में करें कि रेडजेल कहां के थे, जर्मनी के थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफी था। इन्होंने क्या परिभाषा दी कि मानव समाज एवं धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन आपका क्या है, आप उसको मानव विकास कहते हैं। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन था, आपने 1 2 3
इसके प्रतिपादक 4, 5, 6, यानी एक क्वेश्चन से 6 या 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं यही करके चलूंगा, आप एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका उत्तर क्या है? ग्रिफिथ टेलर। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव विकास का अर्थ क्या है? तो पहले मानव विकास क्या है ये पढ़ना पड़ेगा आपको। मानव विकास अवधारणा किसने दी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर मानव विकास जो अवधारणा थी वो डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने दी थी। डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने दी थी। कहां के थे? पाकिस्तान के थे, अर्थशास्त्री थे साहब। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है, विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है। बाद में इनके मित्र आते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी आते हैं और वो कहते हैं कि स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास है। आपके आपके ऑप्शन खुल जाए, आप विभिन्न अवसरों को अगर चयन कर सकें तो वो भी एक विकास है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बना? मानव विकास का अर्थ क्या है? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। आपने शुरुआत में चैप्टर में पढ़ा होगा कि मानव विकास या विकास किसे कहते हैं, वृद्धि कैसे कहते हैं। तो विकास के अंदर हम कहते हैं कि विकास क्या होता है? विकास एक गुणात्मक होता है, विकास धनात्मक होता है, विकास सकारात्मक होता है। जबकि वृद्धि क्या होती है? वो मात्रात्मक होती है, वो ऋणात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो देखिए, विकास, मानव विकास का अर्थ क्या है? अब यहां पर आप देखेंगे सार्थक परिवर्तन, एक है विकासात्मक परिवर्तन और एक है गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, अब यहां पर आपका जो उत्तर लग रहा है, इसके अंदर आप यहां पर देखिए कि गुणात्मक परिवर्तन यानी विकास जो होता है वो हमारे पास गुणात्मक रूप में होता है। विकासात्मक परिवर्तन उसने दे दिया, ये नहीं होगा। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है कि सार्थक करें गुणात्मक करें, तो इसका उत्तर होगा यहां पर गुणात्मक परिवर्तन, क्योंकि विकास क्या है? एक गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक सुधार होना ही विकास है। सार्थक, आपने पढ़ा होगा कि विकास के अंदर बताया था कि सार्थक जीवन होना चाहिए, सार्थक जीवन होना चाहिए, बिल्कुल कहा था। लेकिन अपनी बुक में दे रखा है कि मानव विकास के अंदर गुणात्मक, विकास का मतलब ही गुणात्मक होता है, विकास का मतलब ही धनात्मक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, अगला देखिए आप इसके अंदर, यहां पर अगला आप यहां पर देखिए, यहां हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है? अब प्रवास क्या है ये मालूम होना चाहिए आपको। इसके बारे में देखिए, किताब खोल के देखिए, आप प्रवास के बारे में जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति या समुदाय एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। यहां पर ये मूल स्थान होता है, गंतव्य स्थान होता है। जो स्थान आपको मूल स्थान से धकेलते हैं वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं, जो गंतव्य स्थान बुलाते हैं वो अपकर्ष कारक होते हैं। यानी अपकर्ष कारक अच्छे कारक होते हैं सर, पॉजिटिव कारक होते हैं, सकारात्मक कारक होते हैं। तो विकास का अपकर्ष कारक यानी ये सब सकारात्मक कारक होंगे। ये क्या होंगे? सकारात्मक कारक होंगे। क्या किया होगा आपने? महामारियां सर नहीं, ये सकारात्मक नहीं है। प्राकृतिक विपदाएं ये भी सकारात्मक नहीं है। राजनीतिक उपद्रव ये भी सकारात्मक नहीं है। काम के बेहतर अवसर, तो उत्तर हो जाएगा काम के बेहतर अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोल खोज जिस प्रकार की कृषि को कहा गया हुआ है। अब ये आप पढ़े होंगे, बिल्कुल आपके पास बार बार क्वेश्चन आया होगा, आपने कहीं पर भी प्रैक्टिस करी होगी। ये कोल खोज एक सामूहिक कृषि है जो सोवियत संघ के अंदर की जाती है, सोवियत संघ में की जाने वाली कृषि है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोल खोज के नाम से जाना जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि में क्या होता है? सामूहिक कृषि में किसान जो होते हैं वो मिलकर जो कृषि यंत्र होते हैं, खाद होते हैं, बीज इनको खरीद लेते हैं और उसके बाद में जो भी लाभ और हानि का बंटवारा होता है वो सामूहिक होता है, क्योंकि नाम सामूहिक है। इसी में ही आप सहकारी कृषि करेंगे, डेनमार्क में इसकी ज्यादा सफलता मिली है सहकारी कृषि की। और इसके अंदर क्या होता है? लाभ हानि का बंटवारा व्यक्तिगत होता है। जीवन निर्वाह कृषि भी हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपके पास में हो गए 4 क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है। हम इसके अंदर केवल एक एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, काफी चीजें कर रहे हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, आप यहां पर आप देखेंगे, इधर देखिए आप, विनिर्माण उद्योगों को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए आपके पास मानना चाहिए कि सर प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? सर प्राथमिक क्षेत्र तो वो होते हैं जहां पर प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का हम सीधा उपभोग कर लेते हैं। ठीक है सर। द्वितीयक क्षेत्र क्या कहते हैं? कि जो प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल मिला है, जैसे लकड़ी मिली है, उस लकड़ी से हमने कुर्सी बना ली, तो वो द्वितीयक उसमें आ जाएगा। और द्वितीयक में 3 नाम लिए थे, आप अगर थोड़ा पढ़ेंगे उसमें 3 नाम थे। एक तो था विनिर्माण, एक था निर्माण और एक था प्रसंस्करण। ये तीनों चीजें किसमें आती है? ये द्वितीयक क्रियाओं में आती है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल करेंगे? तो आप बताइए उत्तर क्या होगा? क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र होगा। तृतीयक क्षेत्र क्या होती है? यहां पर भी सेवाओं का उत्पादन होता है, लेकिन कैसी? प्रत्यक्ष सेवाओं का। ऐसे मैं आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, प्रत्यक्ष सेवा है,
आप कटिंग करवाने गए हैं, वो भी प्रत्यक्ष सेवा है। आप परिवहन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, बस में बैठकर जा रहे हैं, वो प्रत्यक्ष सेवा है। चतुर्थ क्षेत्र में भी सेवाएं आएगी, लेकिन अप्रत्यक्ष सेवाएं आएगी। जैसे ब्रोकर होता है, एजेंट होता है, वो प्रत्यक्ष सेवाओं के अंदर आता है। आपके जो आप इसके अंदर कर सकते हैं कि जो अस्पताल के बाबू होते हैं या विद्यालय के जो बाबू होते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष सेवा में आता है। ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है? तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र मिलता है आपके यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर हो जाएगा यूरोप में, है ना। रेल तंत्र सबसे पहले जो रेल चली थी विश्व की 1825 में डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड के मध्य चली थी। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। भारत में चली थी 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? अब देखो यहां कंफ्यूज होता है। विश्व का सबसे सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग अलग है और व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग अलग है। अगर आंतरिक जलमार्ग आता तो राइन नदी हो जाता, ठीक है। यहां पर जलमार्ग पूछ रहा है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्व के दो विकसित क्षेत्रों के बीच में है। और ये कौन से क्षेत्र है? ये है आपके, आप बात करेंगे, ये आपके है उत्तरी अमेरिका और यहां से आपके उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप क्षेत्र के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत का जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहे होंगे। आसान तब लग रहे होंगे जब आपने चीजों को पढ़ा होगा, है ना, तब मजा आ रहा होगा। तो कौन होगा? पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब कौन है? आपका बिहार है और दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उसकी धरातल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दूसरी परिभाषा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों में, अगला क्वेश्चन, प्रमुख कौन सी क्रिया होती है? प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है, तृतीयक होती है, चतुर्थक होती है। जब आप ग्रामीण बस्तियों की परिभाषा लिखेंगे ना, तो यही लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियां वो बस्तियां होती हैं जहां मकान बिखरे हुए होते हैं, जहां पर मतलब 75% पुरुष जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। तो उत्तर होगा प्राथमिक कार्य। ओके, अगला देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जल समर प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो पहले आपको पढ़ना है जल समर प्रबंधन क्या होता है। मैं आपको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं, आप थोड़ा सा साथ लेकर चलना, आपको समझ में आएगा। जल समर प्रबंधन क्या होता है? देखिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जल का प्रबंधन करना है। और जल का कौन सा प्रबंधन करना है? सर, हमको अलवणीय जल बचाना है। अलवणीय जल, क्योंकि लवणीय जल तो समुद्र में है। और अलवणीय जल कहां मिलेगा सर? एक तो मिलेगा धरातल पर और एक मिलेगा भूमि के अंदर, यानी जमीन के अंदर, ठीक है। यानी आपको नदी, तालाब, तलैया मिल जाएगा और एक जमीन के अंदर मिलेगा। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंदर हम धरातलीय तथा भूमि जल संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सके, मितव्ययता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ प्रबंधन कर सके, उसे हम जल प्रबंधन कहते हैं। तो नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां चलाया गया है? आंध्र प्रदेश में चलाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास में। यहां से ले लेते हैं। हाँ, ये देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रादेशिक नियोजन का क्या संबंध है? लेकिन नियोजन का मतलब क्या है, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नियोजन का मतलब सर, हमारे पास समय है, अब एक महीना, 1.5 महीना बच रहा है, तो हम उस समय का कैसे उपयोग करें, जिससे हम संसाधनों का, परिभाषा क्या बनती है कि जो उपलब्ध संसाधन है उसका प्रयोग बुद्धिमत्ता के साथ करना, जिससे कि हम अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। अब एक होता है प्रादेशिक नियोजन, एक क्षेत्रीय नियोजन। तो प्रादेशिक नियोजन होता है वो एक क्षेत्र विशेष का हिसाब से बढ़ रहता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं गांव में, जहां पर जैसे मान लीजिए उस क्षेत्र के अंदर पानी की कमी है, तो आपने पानी की जो समस्याग्रस्त क्षेत्र को छांट लिया। कहीं पर भूमि का ह्रास हो रहा है, भूमि अपर्दन हो रहा है, तो आपने भूमि अपर्दन वाले क्षेत्रों को छांट लिया। इस प्रकार, तो देखिए, प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे होगा? अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। जिसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। क्योंकि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ये इसका एक पार्ट है ना। आपके परिवहन जल तंत्र का ये भी इसका पार्ट है, लेकिन क्षेत्र विशेष में क्या सब आ गया। परिवहन को देख रहे हैं तो भी आ गया, ग्रामीण को देख रहे हैं तो भी आ गया, आप मरुस्थल को देख रहे हैं, पर्वतों को देख रहे हैं, सब इसमें आ गए। तो प्रादेशिक नियोजन का उत्तर होगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ध्यान रखना ना, क्षेत्र विशेष का मतलब, इसके अंदर आप मरुस्थल को चुनेंगे तो मरुस्थल आ गया, इसमें आप ग्रामीण को चुनेंगे तो ग्रामीण भी आ गया, इसमें परिवहन को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं क्लास में बोलता हूं, बार बार मैं क्लास में बोलता रहता हूं कि क्वेश्चन करेगा ना, आपको कंफ्यूज करेगा। निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का एक कारण है।
और अम्ल वर्षा करते ही हम वर्षा वर्षा से जल प्रदूषण कर देते हैं। जबकि इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। कौन सा उत्तर है? वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण का उदाहरण है, जिसके अंदर वायु के अंदर क्या हो जाती है? SO2 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाती है, और जब बारिश के अंदर वही पानी नीचे आता है तो वही अम्ल वर्षा का कारक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कैटेगरी थी, अगर आपको याद हो, एक तो था उच्चतम मानव विकास, एक था उच्च, एक था मध्यम मानव विकास, और एक था निम्न मानव विकास। उच्चतम में थे 66 देश, उच्च में थे 53 देश, इसमें थे 37 देश, और निम्न में थे 33 देश। और फिर इसके कुछ वो भी थे कि 0.8 से ऊपर होना चाहिए, वो वाली चीजें थी। तो आपका उच्च मानव विकास है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 53 देश। किसने किया? आपने सही किया क्या? सही किया, तो बिल्कुल सही कर लीजिए। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? बताइए। कॉफी के बागानों को, देखो ये बागायती कृषि है ना। ये एक तरीके से आपके रोपण कृषि कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, रोपण कृषि। अब रोपण कृषि क्या होती है सर? रोपण कृषि वो होती है जो यूरोपीय देशों के द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश क्षेत्रों में की गई थी, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि अब जमीन सस्ती मिल रही थी, मजदूर मिल रहे थे, इसलिए की थी। और इसको कहते हैं फेजेंडा। क्या कहते हैं बेटा? फेजेंडा कहते हैं। तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। मेरा उद्देश्य केवल उत्तर देना नहीं है, उत्तर तो मैं दे रहा हूं, लेकिन सीधा सीधा थोड़ा बहुत बता भी रहा हूं बेटा, जैसे आपकी कुछ अच्छी मदद हो। परिवहन की मांग किसके आकार को प्रभावित करती है? ये प्रभावित करती है जनसंख्या के आकार को। सर ये कैसे? अरे भैया, परिवहन की मांग होगी जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, जितनी विकसित होगी वहां परिवहन इतना अच्छा होगा। आप विदेशों में जाकर देखिए, आप वहां पर वायु परिवहन ज्यादा अच्छा है, हमारे यहाँ पर सड़क परिवहन और रेल परिवहन चल रहा है। तो परिवहन की मांग जो है वो जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अगला, इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा सा यहां से देखते हैं। अगला क्या है? कौन सा मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी के व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण है? तो यह है रेशम मार्ग। ये रेशम मार्ग वही है तो चीन से मध्य एशिया से होता जाता और रोम तक जाता था, रोम तक जाता था। लेकिन जब मध्य एशिया पर अधिकार हो गया वहां पर, तो उस मार्ग को रोक दिया गया। उसके बाद समुद्री यात्राओं की खोज हुई है। अरवारी पानी संसद, ये क्या है? पहली बात तो ये वही जल प्रबंधन कार्यक्रम है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, नीरू मीरू के रूप में। और यहां पर यह कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जा रहा है। कहां चलाया जा रहा है? अलवर जिले में चलाया जा रहा है। भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में विभाजित है? 16 मंडलों में विभाजित है, 16 मंडलों में। कार्यक्रम गंगा नदी के सुधार में संबंधित कौन सा कार्यक्रम? नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014, ये गंगा नदी के सुधार में स्थित है। अब आपने तो कर दिया, लेकिन इसके बारे में मालूम भी किया नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है। ये 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर ये क्या किया गया था कि गंगा नदी है उसके आसपास क्या किया जाए? वृक्षारोपण किया जाए, वहां पर जो सीवर का जो आ रहा है, पानी आ रहा है, उसको रोका जाए, वहां पर गंगा ग्राम बनाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि गंगा एक पवित्र नदी है। इस तरीके से इसके अंदर काफी उद्देश्य थे। तो ये आपके पास में आधे नंबर के क्वेश्चंस हो गए हैं जो बहुविकल्पीय थे और यहां पर थे। ये आपको पेपर में नहीं लिखना भैया, ये कहां लिखना है? ये कॉपी में लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। पेपर अगर आपको आसान लग रहा है ना, इसका मतलब कि तैयारी मजबूत है, आपको ये समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अति लघुतात्मक प्रश्न। जनसंख्या परिवर्तन के, माफ कीजिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के बारे में पूछ रहा है। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के बारे में। अब जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? अगर आप इसको देखेंगे तो एक परिभाषा थी कि किसी भी स्थान पर, जैसे मान लीजिए कोई भी स्थान है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, जैसे मान लो 10 साल ले लेते हैं अपन, 10 वर्ष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। अब परिवर्तन कैसे होगा? सर परिवर्तन ऐसे होगा कि किसी क्षेत्र में कुछ लोगों का जन्म हो जाए तो परिवर्तन होगा, बिल्कुल सर, है ना। अगर वहां पर कोई मृत्यु हो जाए तो परिवर्तन होगी। अब जन्म और मृत्यु तो क्या होती है? प्राकृतिक होती है। अब यहां से मैं दो क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या परिवर्तन का प्राकृतिक घटक कौन सा है, तो जन्म और मृत्यु होगा। लेकिन अगर हम यहां पूछे अभिप्रेरित या जो पूरा जो जनसंख्या परिवर्तन करता है, तो यहां पर प्रवास भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? प्रवास। लेकिन मुख्यतः दो घटक होंगे, जन्म और मृत्यु। समझ गए ना आप? भाई कोई क्षेत्र है वहां पर लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग चले गए, उत्प्रवास कर दिया, ये वहां से आ गए हैं, तो वो भी तो जनसंख्या परिवर्तन है, ठीक है ना। और ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो लोग यहां पर बैठे हैं ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप चीज को। आप चीजों को जब ध्यान से समझेंगे ना, तभी आपको मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है? बिल्कुल आसान है सर। सर मुझे पता है कि ये WTO होता है,
फिर आप थोड़ा सा बैक में जाएंगे, है ना, तो आपको पता होगा कि सर 1944 के अंदर एक संगठन बनाया गया था। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको गैट कहते हैं सर, गैट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, है ना, सामान्य व्यापार प्रशुल्क समझौता। तो ये बनाया गया था व्यापार के नियमों को सरल करने के लिए। तो 1995 के अंदर इस गैट को बदल दिया गया डब्ल्यूटीओ के अंदर, है ना, ये आप लिख सकते हैं। और एक नंबर का प्रश्न है तो आप लिखेंगे गैट जो एक समझौता था, उस जो 1944 के अंदर गठित था, 1948 में, माफ कीजिएगा, 1948 के अंदर गठित था, उसको 1995 में विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया, जिसका उद्देश्य है व्यापार करों को सरल करना है ना, और जो छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं इनको बाजार के अंदर एक मौके देने हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मानव बस्ती के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में आएगा कि सर पहले हमने बनाए थे अधिवास। अधिवास क्यों बनाए थे हमने, जिससे हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकें, वहां पर रख सकें, या फिर हमको कोई जानवरों से या बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा करनी हो तो वहां रख सकें। और जब ये अधिवास पास पास से बन जाते हैं ना बेटा, तो यही मानव बस्ती का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, मानव बस्ती का रूप ले लेते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी कि स्वयं की सुरक्षा के लिए, बाहरी आक्रमणकारी पशुओं से सुरक्षा के लिए तथा अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए पास पास जिन अधिवासों का निर्माण किया जाता है उन्हें हम मानव बस्ती कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता लिखें। देखो विदेशी व्यापार क्या होता है कि जब हम इसको, आपको पता होगा कि जब दो देश होते हैं उनके मध्य निश्चित वस्तुओं का या निश्चित सेवाओं का आदान प्रदान होता है निश्चित नियमों के हिसाब से, उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। ध्यान रखें, डायग्राम जरूर बनेगा। आपने एक देश ए लिखा, एक देश बी लिखा, यहां पर वस्तु लिख दिया और यहां पर आपने सेवा लिख दिया, ठीक है, उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। भारत के विदेशी व्यापार में क्या है, सबसे खास बात क्या है भारत के विदेशी व्यापार में, कि यहां पर विदेशी व्यापार के अंदर जो हमारा विदेशी व्यापार है वो अधिकतर किससे होता है, समुद्र मार्ग के द्वारा या फिर वायु मार्ग के द्वारा होता है। दूसरा, हमारे विदेशी व्यापार में जो आयात किया जा रहा है वो पेट्रोलियम वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है वो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ना। हमारा जो विदेशी व्यापार है उसके अंदर हम, भारत का जो विदेशी व्यापार है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण से आप आराम से शांत बैठे हैं, कभी कोलाहल होता है, आवाज आती है, तो ध्वनि प्रदूषण के रूप में आती है। तो क्या होगा कि मशीनों की गड़गड़ाहट से या वाहनों के निकले प्रदूषण से प्रदूषण का स्तर जब सहनीय स्तर से या सहनीय स्तर से अधिक हो जाता है, असहनीय हो जाता है, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल से मापते हैं, और डेसिबल कब, जब ये मात्रा 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है तो यही ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। ठीक है, बिल्कुल आसान आप कर सकते हैं। आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखो। आप इसमें लिख सकते हैं कि सर संसाधन भूगोल लिख सकते हैं, हम इसमें सर कृषि भूगोल लिख सकते हैं, इसके अंदर हम सर पर्यटन भूगोल लिख सकते हैं, इसके अंदर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल लिख सकते हैं, काफी चीजें इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपके किसमें आ गया, आर्थिक भूगोल में, यानी जिन क्षेत्रों से अर्थ का अर्जन होगा उन्हें हम आर्थिक भूगोल में शामिल करेंगे। ओके, अब देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं। पहले सिद्धांत क्या है आपको पता है, ये नोटेस्टिन ने दिया था, थॉमसन ने दिया, नोटेस्टिन ने इसमें वैज्ञानिक परिवर्तन किया, इसलिए इन्हें हम वैज्ञानिक इसको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक मानते हैं। किनको, नोटेस्टिन को। सन 1929 में दिया था। दिया क्या था इन्होंने कहा कि 2 क्षेत्र हैं, अगर उस क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या अगर नगर में बदल जाए, अगर वहां के अशिक्षित लोग शिक्षित में बदल जाएं, अगर वहां के किसान लोग औद्योगिक में बदल जाएं, तो उसे हम जनांकीय संक्रमण अवस्था कहते हैं। और विशेषता यह है, उपयोग यह है कि हम इससे भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान कर सकते हैं। आई रिपीट, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या को बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आने वाले समय के अंदर वहां पर लोग कैसे होंगे, कितने वृद्ध होंगे, कितने बच्चे होंगे, और जब ये होगा तो सरकार उस हिसाब से अपनी योजनाओं को बनाएगी नहीं बनाएगी। तो 2 काम हो गए। पहला काम तो हो गया आपके पास में कि इससे हम भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि हम इस सरकार इसके हिसाब से नीतियां बना सकती है ना, और वर्तमान जनसंख्या के बारे में पता लगा सकते हैं। बाह्य स्त्रोतन किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। विद डायग्राम बनना चाहिए बाह्य स्त्रोतन। आपको ये बनाना चाहिए कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहां पर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की आपको गुणवत्ता में सुधार करना है, ये तो लिखना है आपको। तो आप क्या करेंगे, उसको सुधार करने के लिए किसी बाहरी संस्था को क्या कर देंगे, ठेका देंगे, बाहरी संस्था को ठेका देंगे। तो मान लीजिए पेन है, इस पेन की गुणवत्ता सुधारनी है, तो मैंने किसी बाहरी संस्था को कहा कि आप आइए और अच्छा पेन बना कर दीजिए। तो किसी वस्तु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, उसकी कीमत को कम करने के लिए बाहरी संस्था को ठेका दिया जाता है, उसे हम बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। अब जो संस्था आएगी ना बेटा, वो यहाँ पर पूंजी का निवेश करेगी, वो यहाँ पर तकनीक का निवेश करेगी,
है ना, अपनी बौद्धिक क्षमता का निवेश करेगी। और यहां पर जब कार्यालय खोलेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उपभोक्ता को फायदा हो गया, वस्तु की कीमत कम मिल रही है, गुणवत्ता अच्छी मिल रही है, और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल गया। दो तीन फायदे हो गए। अच्छा है ना। अगर ये आ जाए कि बाह्य स्रोत से लाभ क्या है, तो वहां पर ये लिख सकते हैं आप, वस्तु की गुणवत्ता का उपभोक्ताओं को फायदा और लोगों का उत्प्रवास कम हो रहा है। आंतरिक जलमार्ग के विकास की कोई दो अनुकूल दिशाएं क्या होगी? दिमाग में आप सोचेंगे सर ये तो पढ़ा नहीं है, लेकिन सोचिए, सामान्य क्वेश्चन है। आंतरिक जलमार्ग भारत में बात करें तो गंगा नदी के बारे में सोचते हैं। अब गंगा नदी आंतरिक जलमार्ग कहां से करोगे? पहले तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो साफ नहीं है। तो पहली बात क्या होगा कि जो आंतरिक जलमार्ग में जो नहरें काम आ रही है, नदियां काम आ रही है, उनके तली की सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा, उसमें अवसाद इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनके जल स्तर को बढ़ाने के बारे में देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो कि आप कृषि में काम ले रहे हो, उसको आप पीने के पानी में काम ले रहे हो, पानी है ही नहीं, है ना। तो आपको दो अनुकूल दशा है। पहली दशा तो क्या करनी पड़ेगी, उनकी तली को साफ रखना पड़ेगा, उनमें अवसाद इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनके जल स्तर पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, आप कह सकते हो कि जो आंतरिक जलमार्ग के लिए आपको जो आपके रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, उनके उनके हिसाब से उनको विकसित करना पड़ेगा, जिससे उससे प्रतिस्पर्धा कर सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फेल हो जाए। भारतीय भाषाओं के परिवार का नाम लिखिए। आप देखिए, भारतीय भाषाओं का परिवार है, ग्रेसन मोर्दे ने बताया है इसके बारे में। भारतीय भाषा है, ग्रेसन मोर्दे ने, याद रहेगा ना आपको थोड़ा सा, ठीक है। भाषा कौन सी है? भारतीय आर्य है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। फिर इसके बाद में कौन सी करेंगे अपन? द्रविड़ी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में चीनी तिब्बती कर सकते हैं, किरात। और चौथी कर सकते हैं आस्ट्रिक। क्या कर सकते हैं? आस्ट्रिक। ये नाम लिखने हैं, आप नाम लिख सकते हैं, आराम से नंबर आ जाएगा। और ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास से तो तीन सुझाव। देखो, पर्वतीय क्षेत्र विकास, पहली बात तो ये पंचवर्षीय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया कार्यक्रम है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लिखेंगे आप। इसके अंदर पर्वतीय क्षेत्र जो कौन से उत्तराखंड के जो गांव हैं, मिकिर गांव है, उनको, मिकिर क्षेत्र है असम के, उनको इसमें शामिल किया गया। क्या है इसमें विकास का सुझाव? पहला तो आपको वहां के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा, आपको वहां की जो अर्थव्यवस्था उसको जीवन निर्वाह बनाना पड़ेगा। तीसरा, आपको वहां के जो लोग काम कर रहे हैं उनका शोषण नहीं करना पड़ेगा, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये सब सुझाव इसमें लिख सकते हैं। भारत में उपग्रह संचार विकास पर टिप्पणी लिखे। इसको मैं बता दूं, उपग्रह संचार प्रणाली के बारे में बात करें, जिसके द्वारा आप इंटरनेट के माध्यम से या फिर आप जो भी आप सुविधा ले रहे हैं, आप सैटेलाइट का जो भी ले रहे हैं, वो सब उपग्रह से ले रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं। तो हमारे पास में दो प्रणाली है, एक तो इनसैट है, सब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, एक आईआरएस है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर। इनसैट के द्वारा आप दूरसंचार के बारे में बता सकते हैं, मौसम संबंधी जानकारी मालूम कर सकते हैं। आईआरएस के द्वारा, जो 1983 के अंदर हुआ था, रूस ने सबसे पहले IRS-1 छोड़ा था बैंकोवर से। इसके द्वारा आप संसाधनों के बारे में पता लग सकते हैं कि कहां पर जल है, कहां पर खनिज है, ये सब आपको मालूम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, बड़ी क्वेश्चन आ गए। बड़े क्वेश्चन के बारे में बता दूं मैं आपको कि विनिर्माण से क्या आशय है। विनिर्माण कहां पर? तक में जाइए। और विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु हाथ से या मशीन के द्वारा छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसका विशेषता पूछ रहा है, विशेषता आप लिखते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान रखना, यहां पर आपको देखना है। आधे नंबर का तो क्या है, इसकी परिभाषा है, और 1.5 नंबर का आपको विनिर्माण की विशेषता है। यहां पर टुकड़ा भी याद रखना है आपको। तो 1.5 नंबर के मतलब क्या हो गया, आपको यहां पर रखना है कि वस्तु और कौशल का विशिष्टीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार हो गया, यंत्रीकरण हो गया, समूह अर्थव्यवस्था हो गया, सब चीज इसमें आ जाएगी। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आप लिख सकते हैं, कैसे प्रभावित होंगे। आधे आधे नंबर के 4 है ना, 4 है, तो हर कारक आधे नंबर का है। तो आपके पास में था बाजार तक अभिगम्यता, आपका श्रम तक अभिगम्यता, कच्चे माल तक अभिगम्यता, सरकारी नीतियां आ जाएगी आपके इसके अंदर, श्रम तक आपूर्ति आ जाएगी। जितने भी आपको लिखा है सब उसमें लिख सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताएं और इनसे होने वाले लाभ बताएं। सीधा ही 2 नंबर का है, यानी एक पैराग्राफ के हिसाब से। तो वर्षा जल संग्रहण क्या होता है सर? वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है कि वर्षा की प्रत्येक बूंद का हमें इस तरीके से उपयोग करना जिससे हम क्या कर सकें कि तालाबों के अंदर, झीलों के अंदर, नदियों के अंदर उसको संरक्षित कर सके। लाभ क्या होगा? जब वर्षा के जल को आप संरक्षित करेंगे तो उससे मृदा अपरदन नहीं होगा, मिट्टी अपरदन नहीं होगा। पानी कहां जाएगा? जमीन में जाएगा, तो भूमिगत जल स्तर बढ़ जाएगा। भूमिगत जल स्तर बढ़ जाएगा तो फिर आर्सेनिक की समस्या और जो फ्लोराइड की समस्या वो नहीं होगी। सीधे सीधे सर उत्तर है इस पर। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषता लिखें। ये बिल्कुल आसान है। आपको ऐसे क्षेत्र जहां पर पीने के पानी की समस्या है, तो पहले आपको ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पेयजल पर आपको ध्यान फोकस करना होगा। भूमिगत जल का उपयोग कम करना होगा। मैं उत्तर बता रहा हूं सीधा आपको, भूमिगत जल का उपयोग कम करना होगा, नियमित करना होगा, उनके उपयोग को सीमित करना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा।
भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब देखिए परंपरागत और अपरंपरागत, मैं इतना ही बताता हूं आपको। देखो देखिए परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, जो परंपरा काल से मतलब पुराने काल से काम ले रहे हैं, जैसे कोयला ले रहे हो आप, पेट्रोल ले रहे हो, ये सब आ जाएंगे। और अपरंपरागत जो आप काम लोगे अभी, भविष्य के संसाधन है, यानी कौन से, आप सौर ऊर्जा कर लें, पवन ऊर्जा कर लें, ज्वारीय ऊर्जा कर लें, भूतापीय ऊर्जा कर लें, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। पहले आप एक चार्ट बना दीजिए कि ऊर्जा जो होते हैं, संसाधन जो ऊर्जा के होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत या अपरंपरागत। परंपरागत में ही आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये खत्म हो जाएंगे तो ये क्या होता है, अनव्यकरणीय होते हैं, ये समाप्त पे भी होते हैं। जबकि अपरंपरागत क्या होते हैं, ये नव्यकरणीय होते हैं, दोबारा उत्पन्न किए जा सकते हैं और ये समाप्त भी नहीं होते हैं। खनिज किसे कहते हैं, परिभाषा और रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण, जिसमें आप चार्ट बना सकते हैं। कौन सा, इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई खनिज होते हैं वो दो प्रकार के हैं आपके पास में, एक तो धात्विक, एक अधात्विक। धात्विक भी दो हैं, लोह और अलोह, और अधात्विक भी दो हैं। उसके अंदर क्या है, एक तो आपका ईंधन खनिज और एक इमारती खनिज। गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। निबंधात्मक क्वेश्चन है, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर आपको लाइन से अगर करना आता हो तो वैसे कर लीजिए कि गहन निर्वाह कृषि है ना, ये एक जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। गहन निर्वाह कृषि मानसून क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जबकि वाणिज्य अनाज कृषि ये आपके विकसित क्षेत्रों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि, इसके अंदर आपके पास में कम तकनीक, कम पूंजी का निवेश होता है, जबकि गहन जो वाणिज्य अनाज कृषि में ज्यादा होता है। गहन निर्वाह कृषि के अंदर आप चावल और गेहूं का उत्पादन होता है, इसके दो तरीके से हैं। जबकि वाणिज्य अनाज कृषि ये केवल एक फसली होती है, इसमें गेहूं प्रमुख है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषता बताएं, ये भी आप कर सकते हैं आराम से, जिसमें फजेंडा वो आप रेंच बनाते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जैसे आपने इसमें लिख दिया कि भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार है, तो पहले आपने थोड़ा सा बता दिया कि यहाँ पर खरीफ है, रबी है, जायद है। उसके बाद में बता दिया कि यहाँ पर अनाज होती है, अनाज में मोटा अनाज है, पतला वो आपका दूसरा अनाज है। फिर आपके दलहन कर दिया, तिलहन कर दिया, इस तरह आप इसमें बता सकते हैं। भारतीय कृषि की समस्या तो खूब सारी है। आपका मौसम पर निर्भरता है। दूसरा हमारे पास में क्या हो रहा है कि किसानों की ऋणग्रस्तता है, बेरोजगारी का इसके अंदर लिख सकते हैं आप, इसके अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कृषि भूमि का निम्नीकरण है। ऐसे 7-8 जो आपकी समस्या है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें से आप इसको चुनिए, काफी अच्छा रहेगा आपके पास। अब आ गया मैपिंग पॉइंट, न्यूयॉर्क, केपटाउन, लंदन और सिडनी। ये आपको बता रखा है। देखो न्यूयॉर्क कहां होगा, आपके न्यूयॉर्क आ जाएगा आपके यहां पर, तो न्यूयॉर्क यहां पर हो गया। केपटाउन कहां होगा, केपटाउन आपके अफ्रीका में हो गया। लंदन कहां होगा, लंदन आपके इंग्लैंड में हो गया, यहां पर लंदन हो गया। और सिडनी कहां होगा, ऐसे पर्थ यहां पर है, सिडनी इसके सामने आ जाएगा, सिडनी यहां पर हो गया। ठीक है, तो बेटा ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। आपको मालूम भी चला होगा कि हाफ ईयरली का एग्जाम अगर मैं सही ढंग से कर रहा हूं तो मैं बोर्ड एग्जाम के अंदर भी काफी अच्छा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आपको डरना नहीं है, चीजों को करना है, समझना है। इसी तरीके से मैं आगे आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी लेके आऊंगा और काफी ढेर सारी चीजें लेके आऊंगा। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, दिवाली की छुट्टियों के सॉरी सर्दियों की छुट्टियों में आपको इस पेपर को दोबारा करना है, अच्छे ढंग से करना है ना। तब आपको पता लगेगा कि मैं कहां कहां गलती कर रहा था और कहां मुझे सुधार करना है। ठीक है, ओके, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ में, इसी विश्वास के साथ में। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।